हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग रिकैप करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो इसका 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप इसको मान सकते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कुछ एक्सपेरिमेंट्स, फिर हमारे पास लाइट एंड डार्क रिएक्शन है, फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हर टॉपिक से लगभग एक सवाल का ऑन एन एवरेज वेटेज रहता है, तो वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह पे न्यूमेरिकल्स भी अच्छे बनते हैं। टफ क्वेश्चंस अगर बनाना होगा नीट वाले को तो ये इस सेक्टर्स को ऑब्वियसली टारगेटेड करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं, और ये हम आपको बता दें रिकैप कर रहे हैं। जहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आएगा हम और अच्छे से बताएंगे, जहाँ पे नॉर्मल है वो आगे बढ़ते हुए चलेंगे, हम ये मान के कि आपने पढ़ लिया है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक डेफिनेशन है, फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो आपको बोल देगा गलती कराने के लिए, फिजियो केमिकल है क्या, आंसर इज नो, फिजियो नहीं फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा, ये अल्टीमेटली सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होता है, और यही ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, कोई भी एनिमल्स या प्लांट। चलिए, इसकी ज़रूरत क्या है, अगर हम लोग बात करें तो फूड का एकमात्र सोर्स फोटोसिंथेसिस होता है, और साथ साथ में हमें यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है। तो अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है अर्लियर एक्सपेरिमेंट। ये जो हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं, 2 आपके अर्लियर एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में दिए गए थे। एक एक्सपेरिमेंट का नाम है वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अगर हम वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसका दूसरा नाम कह सकते हैं ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या किया गया है बेसिकली, तो आइए बताते हैं। देखो, सपोज ये एक लीफ है, ठीक है। इस लीफ के अब आपको किया क्या गया है, कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर की मदद से कवर्ड कर दिया गया है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ है। और इस पार्ट को आप क्या कहेंगे, अनकवर्ड पार्ट। क्या कहेंगे, अनकवर्ड। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो, चूँकि इस पार्ट में सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आयोडीन टेस्ट या स्टार्च टेस्ट कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनता है। क्या होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। जबकि अनकवर्ड पार्ट में सनलाइट मिल रहा है, सनलाइट मिलने की वजह से यहाँ पे आयोडीन टेस्ट को पॉजिटिव देगा या स्टार्च टेस्ट को ये पॉजिटिव देगा, और ग्लूकोज यहाँ पे बनेगा। तो ओवरऑल ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट या वेराइगेटेड एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताता है, तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के बारे में कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता है, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इससे आपको कंक्लूजन याद क्या रखना है कि कौन से पार्ट में स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव, कौन से में नेगेटिव, ठीक है। और ये दर्शाता क्या है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया गया है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसको मॉलीज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए कभी कभी हम इसको मॉलीज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें किया क्या गया, देखिए ये एक बोतल है, ये बोतल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कांच की बोतल है, ट्रांसपेरेंट है। इसमें डाल दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके मन में सर ये क्यों डाला गया है विथ सोक्ड कॉटन, ये इसलिए डाला गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का खास बात क्या होता है, ये एनवायरनमेंट में मौजूद CO2 को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। यानी इस ग्लास के जार में अब कोई भी CO2 अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से प्लांट के इतने से पार्ट जो कि लीफ का पार्ट है, अब ग्लास जार के अंदर है, क्या उसको CO2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। CO2 नहीं मिलने से फिर से क्या हो जाएगा, CO2 के ना मिलने से क्या सनलाइट मिल रहा है, मिल रहा है, क्या वाटर मिल रहा है, मिल रहा है, क्या क्लोरोफिल मिल रहा है, मिल रहा है, क्या CO2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसके ना मिलने की वजह से क्या यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, तो आंसर इज नो, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा। क्या ये आयोडीन टेस्ट को पॉजिटिव देंगे, नहीं। तो यानी सिंपल सा बात है, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, CO2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी एक भाषा में, एक वर्ड में अगर आपको ध्यान रखना हो, मॉलीज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या दर्शाता है, तो मॉलीज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट CO2 का इंपॉर्टेंस दिखाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से करंट एक्सपेरिमेंट, जो इस आपके करंट एक्सपेरिमेंट के नाम से दिया गया है आपके चैप्टर में, और सबसे पहला दिया गया जोसेफ प्लिस्ट्रे इन द ईयर 1770। तो ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बेल शेप का है, घंटे शेप का, जार मतलब ग्लास वाले में है, इसलिए इसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग नाम देते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो आइए डायग्राम से समझते हैं इन्होंने किया क्या था। सबसे पहले केस नंबर 1 में इन्होंने क्या किया, एक माइस लिया और एक बर्निंग कैंडल लिया। थोड़ी देर बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ समय के बाद ना ही कैंडल जल रहा है और ये माइस भी मर गई है। फिर इन्होंने तीसरे केस में क्या किया, वही बर्निंग कैंडल, माइस लिया और साथ में यहाँ पे एक प्लांट ले लिया, जिस प्लांट का नाम था मिंट प्लांट।
फिर इन्होंने थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया ये कैंडल भी अभी बर्न हो रहा है और स्टिल माइस भी लिविंग है। तो इन्होंने कहा समहाउ किसी तरह से ये जो मिंट प्लांट है इसने इस एनवायरनमेंट को अनप्योर जो हो चुका था, इम्प्योर, उसको प्योर कर दिया, यानी O2 रिच कर दिया। यानी यहाँ से क्या पता चला अपने को ये पता चला कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीजेज ऑक्सीजन, यानी इन्होंने ऑक्सीजन की बात करी थी। और यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ईयर के साथ आपको ये वाला डाटा याद रखना है। जोसेफ प्रिस्टले इन द ईयर 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा आई गेस। चलिए, तो इन्होंने ये क्या लाइन बोला था, प्लांट रीस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जिन साइंटिस्ट का नाम है जेन इंजन हॉल। इसका ये ईयर की बात करें तो नहीं, ईयर आपको याद बिल्कुल भी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, सिंपली बेल जार के ही एक्सपेरिमेंट को बस एक बार दिन में किया और एक बार रात में किया। ये इससे क्या पता चला, सनलाइट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने दिन में किया तो माइस लिविंग थी और जैसे ही रात में किया तो माइस लिविंग नहीं थी। इससे ये समझ में आया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते तो हैं लेकिन कब करते हैं, ड्यूरिंग डे। क्यों? क्योंकि सनलाइट वहाँ पे होता है। यानी आपसे सवाल पूछेगा फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, क्या डार्क में होता है? नहीं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, सिंपली आपसे पूछेगा जेन इंजन हॉर्स का क्या कहना था, फोटोसिंथेसिस दिन के दौरान होता है, अंधेरे में नहीं होता है, ये इनका कहना था, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और स्पेसिफिकली क्या किया था, यहाँ पे जो प्लांट लिया था इन्होंने, ये एक्वेटिक प्लांट ले लिया था। कैसा प्लांट लिया था? एक्वेटिक प्लांट ले लिया था। चलिए जल्दी से मुझे प्लांट का नाम बताइए। चलिए, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जूलियस वन सेच। जूलियस वन सेच, इनके एक्सपेरिमेंट देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा वेराइगेटेड, जिससे क्या प्रूफ हुआ, सनलाइट जरूरी है। दूसरा हमने पढ़ा मॉलीज हाफ लीफ, उससे क्या प्रूफ हुआ, CO2 जरूरी है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, प्रिस्टले, जिसने कहा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 रिलीज करती है। चौथा हमने इंजन हॉर्स पढ़ा, जो कि कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस दिन के दौरान होता है। अब वन सेच की हम लोग बात करें तो इन्होंने सिंपली कहा प्लांट के अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल, और वहीं पे होता है फोटोसिंथेसिस। यानी सिंपल इन्होंने क्या कहा, क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन अ स्पेशल बॉडी जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और वहीं पे ग्लूकोज बनते हैं। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की बात किसने करी थी, जूलियस वन सेच ने। चलिए, इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इनका एक्सपेरिमेंट सब अच्छा खासा सवाल में पूछा जाता है। इसको आप इस तरह से हमने क्लास में आपको बताया था, ये इन्होंने क्या किया, एक वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराया, तो ये अपने 7 कंपोनेंट्स में बट जाएंगे, VIBGYOR, इस तरह से बट जाएंगे 7 कंपोनेंट में। फिर इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे लिया था, ग्रीन एल्गी, जिसका नाम क्या था, आपको ध्यान हो अगर हम यहाँ पे आधा लिखें, आप चलो पूरा ही लिख दे रहे हैं, किसका नाम था, क्लेडोफोरा। शुरू में ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया बराबर अमाउंट में हर जगह पे रखा था, लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया ये ब्लू और रेड रीजन में जो एरोबिक बैक्टीरिया वो ज़्यादा आ गए। इससे क्या प्रूफ हुआ कि एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो ज़्यादा कौन से रीजन में आ गए, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। इससे ये प्रूफ हुआ कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा ब्लू रीजन और रेड रीजन में होता है इन वाइट लाइट। तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं। प्लांट का नाम था क्लेडोफोरा, जो कि क्या है, एक ग्रीन एल्गी, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया कौन से रीजन में देखे, ब्लू और रेड रीजन में, और इसके इस कैरेक्टर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम, या आगे हम लोग एक और स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो अब यहाँ से नेक्स्ट है सीवी नीड। इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने किस पे ऊपर किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखो इन्होंने क्या किया, सिंपली इन्होंने कहा अगर आप H2O देंगे तो O2 गैस रिलीज़ होगा, और H2S देंगे तो S2 गैस रिलीज़ होगा। यानी कि वाटर
अगर देंगे तो O2 रिलीज़ होगा, यानी O2 जो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है वो वाटर से आता है। ये बात इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश करी थी। तो आइए देखते हैं किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर। इन्होंने ए के जगह पे बोला जो भी आप देंगे, एस देंगे तो यहाँ पे S2 रिलीज़ होगा ये, ठीक है, और अगर यहाँ पे O देंगे तो O2 रिलीज़ होगा। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोटॉन डोनर का काम करेगा जो वही आगे चल के फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ आउट कराएगा। जैसे यहाँ पे A दो तो A रिलीज़ होगा, S दो तो S होगा, O दो तो O रिलीज़ होगा। इसी चीज़ को हम लोग ने CV नील ने समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है। ग्रीन प्लांट में चूँकि प्रोटॉन डोनर का काम कौन करता है, वाटर, इसीलिए उनमें क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन। जबकि बैक्टीरिया में प्रोटॉन डोनर का काम करता है H2S, इसीलिए वहाँ पे रिलीज़ होने वाला गैस SO2 नहीं है, जबकि क्या है, सल्फेट यानी S के फॉर्म में है। तो इन्होंने फाइनली करेक्ट किया था फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को फर्स्ट टाइम किसने करेक्ट किया था, तो इन्होंने करेक्ट किया था। चलिए, तो अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा याद रखने जैसा टॉपिक है ज़रूर, कि हम लोग सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो हमारे सेल्स यानी प्लांट के सेल में कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। सिंपल सी बात अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में भी स्पेसिफिकली सेल्स की बात करें तो मीजोफिल सेल्स, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स की बात करें, CPT1 हो सकता है किस में, 20 to 40 पर सेल किस में हो सकता है, जल्दी से आप A और B लिख करके कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ स्पेसिफिकली होते हैं। पहले चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, ग्राना। ग्राना क्या होता है, तो ये है थैलाकॉइड्स के जो बंडल होते हैं उनको ग्राना कहते हैं। फिर इन दोनों बंडल्स को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स को लमीला कहते हैं। लमीला का मतलब ब्रिज होता है, और फ्लूइड मैट्रिक्स को नाम देते हैं स्ट्रोमा। इससे बहुत अक्सर सवाल आता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, ये जो पूरा पूरा फ्लूइड है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। बंडल ऑफ थैलाकॉइड को हम नाम देते हैं ग्राना, ठीक है। हर ग्राना किस चीज़ के बना हुआ होता है, थैलाकॉइड्स से बना हुआ होता है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये सवाल आता है, मेम्ब्रेन सिस्टम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ATP और NADPH बनाने के लिए। अगर हम लोग बात करें मेम्ब्रेन सिस्टम की, तो यहाँ पे ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन की बात हो रही है। किसके मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात हो रही है। किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व है, ATP और NADPH बनाने के लिए। जबकि स्ट्रोमा, जिसको हम लोग कहते हैं साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, जबकि इसको आप कह सकते हैं लाइट रिएक्शन का साइट, ठीक है। स्ट्रोमा को हम लोग साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ही कहते हैं, स्ट्रोमा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। जबकि हमने आपको बताया था जब भी वर्ड माँ लगा रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो डार्क रिएक्शन में होता क्या है, CO2 और वाटर ATP एंड NADPH बनाते हैं लाइट रिएक्शन में। किस में बनाते हैं, लाइट रिएक्शन में। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके C6H12O6 बनता है, जिसको कि हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ATP और NADPH का यूज़ करते हुए बनाया जाता है ग्लूकोज को। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या हो गया, ग्राना। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या हो गया, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या हो गया आपका, डार्क रिएक्शन है स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन क्या है, ग्राना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से बात करें तो ये जो है डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर टर्म है। कैसा है, मिसनोमर टर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइट इसको नहीं चाहिए, लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए, लेकिन लाइट ड्रिवन प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ATP और NADPH के बिना डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ATP NADPH बनाने के लिए सनलाइट चाहिए। तो ये डायरेक्टली भले लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बिना लाइट के डार्क रिएक्शन चल भी नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ से बात करें तो वो कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। तो आइए हम लोग जानते हैं। इसको जानने के लिए हमने जो मेथड यूज़ किया है उस मेथड का नाम है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये सवाल पूछता है, ये वाला सवाल, क्लोरोफिल A का कलर कैसा है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, जबकि B का कलर कैसा है, येलो ग्रीन। कैरोटिनॉइड्स का कैसा कलर हो सकता है, येलो टू ऑरेंज कलर हो सकता है। तो ये कलर याद रखेंगे आप, ठीक है।
क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इन सब को हम नाम देते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। यानी सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल ए हो गया आपका मेन पिगमेंट, इसके अलावा जितने भी आ जाए सब के सब कैसे होते हैं, एसेसरी। एसेसरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी। इनका काम क्या है, एब्जॉर्ब करो लाइट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे, और साथ साथ प्रोटेक्ट करो क्लोरोफिल्स को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सा होता है सनबर्न, यानी सनलाइट में बर्न ना होने पाए क्लोरोफिल, इस चीज़ को प्रोटेक्शन देने का काम किसका है, आपका एसेसरी पिगमेंट का काम है। तो एकदम ये आपको याद रखना है काम वाला, और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचाना। चलिए, अब यहाँ से आपके ये एनसीईआरटी के जो डायग्राम दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, ये पहला कौन कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम से है। ठीक है, और इसमें याद क्या रखना है, ब्लू और रेड रीजन। अब चलिए हम लोग यहाँ से नॉर्मली बात करते हैं दोनों की। अगर आप यहाँ से देखिए VIBGYOR तक आता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल ए यानी ब्लू लाइन वाला, ये है आपका ब्लू लाइन वाला क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस रीजन में शो कर रहा है, ब्लू रीजन में शो कर रहा है, और किस रीजन में शो कर रहा है, रेड रीजन में शो कर रहा है। ठीक वैसे ही क्लोरोफिल बी, ये भी अपना रीजन किस में शो कर रहा है, ब्लू रीजन में, और किस में शो कर रहा है, तकरीबन रेड रीजन में। यानी सिंपल सी अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ को देखें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों के दोनों अपनी एफिशिएंसी ए हो चाहे बी हो, ब्लू रीजन और रेड रीजन में कर रहा है। अब देखो यहाँ से सवाल क्या पूछता है, सवाल अगर आपसे पूछे क्लोरोफिल बी अपना मैक्सिमम किस में शो करता है, तो बी वाला अपना मैक्सिमम, देखो आप इस ग्राफ को, बी वाला मैक्सिमम किस में आ रहा है, इसमें, या ब्लू और रेड में पूछा जाए तो किस में करेगा, ब्लू रीजन में। अब जबकि आपसे सवाल पूछे क्लोरोफिल ए, वो अपना मैक्सिमम किस में कर रहा है, वो भी ब्लू में ही कर रहा है। क्योंकि देखो ये भले यहाँ पे आपको लग रहा हो कि कंपैरेटिवली बी और ए में यहाँ पे, लेकिन इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, अपना मैक्सिमम किस में शो कर रहा है, ब्लू में। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो ब्लू में ए और बी में ज़्यादा कौन कर रहा है, तो ब्लू में ए और बी में बी ज़्यादा कर रहा है, जबकि रेड में ए और बी में कौन ज़्यादा कर रहा है, मतलब रेड रीजन में कौन ज़्यादा कर रहा है, क्लोरोफिल ए कर रहा है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, तो आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप मुझे बताओ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में होगा। ऑप्शन नंबर ए, ब्लू, रेड, वाइट या ऑल। ठीक है, मैक्सिमम बताना है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से जो आपके पास में नेक्स्ट ग्राफ दिया गया है, ये हमारा ग्राफ है एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी एक्शन अभी जस्ट हमने बताया एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे एक्शन इस रीजन और इस रीजन, जो कि ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा एक्शन काम कर पा रहे हैं। दूसरा वाला है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो कौन किस कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ देखो ये वाला सवाल ज़्यादा पूछता है, ए और बी में ब्लू में कौन ज़्यादा कर रहा है, ए और बी में रेड में ज़्यादा कौन कर रहा है, ए मैक्सिमम किस में कर रहा है, बी मैक्सिमम किस में कर रहा है। यहाँ से एक सवाल बहुत अच्छा खासा बनता है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास में जो पिगमेंट्स हैं जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं एक तरह से, तो वो बनाते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम की बात करें तो दो तरह के फोटोसिस्टम हमारे पास देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें वर्किंग की बात करें तो पहले PS2 आता है, फिर PS1 काम करते हैं। तो फिर अब पूछेंगे ये जो नाम दिया गया है PS2, यहाँ ये एक सवाल बनता है, PS2 या PS1 जो नाम दिया गया है वो किस बेसिस पे दिया गया है, दे आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। यहाँ पे डिस्कवरी की जगह सिर्फ क्या लिख देगा, दे आर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो ये गलत हो जाएगा, फंक्शन के बेसिस पे नहीं, किसके बेसिस पे नाम दिया गया है, डिस्कवरी। चूँकि फंक्शन कौन पहले करता है, 2 करता है। ठीक है, अब ए के अलावा जो भी हो गए सबके सब क्या कहलाएंगे, एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट यही लाइन लिखा हुआ है, ए के अलावा जो भी है सबके सब हम लोग क्या कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट, और सबके सब एक साथ जुड़ जाए तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें फर्दर तो ये अगर PS1
PS1 यानी फोटो सिस्टम 1, इसका रिएक्शन सेंटर, दोनों के रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए बैठे होते हैं। तो 1 वाले का कितने नैनोमीटर का होता है? 700 नैनोमीटर का, जबकि PS2 वाले का कितना है? 680 नैनोमीटर का रिएक्शन सेंटर। तो यहाँ से सवाल पूछता है PS1 का कितना नैनोमीटर? 700 नैनोमीटर। PS2 का कितना नैनोमीटर? 680 नैनोमीटर। ठीक है, इसलिए इसको P680, इसको P700 भी हम लोग कहते हैं। चलो, अब यहाँ से हम लोग बात करें, फोटोसिंथेसिस को 2 स्टेप में बताया गया है। पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो लाइट रिएक्शन क्या है? CO2 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ATP एंड NADPH2 बना लेना, यही है लाइट रिएक्शन। डार्क क्या है? उस ATP NADPH का यूज़ करते हुए ग्लूकोज बनाना, ये है डार्क। तो लाइट का मतलब सिंपल क्या है? ATP NADPH बनाना। तो आइए देखते हैं लाइट रिएक्शंस में क्या होता है। सबसे पहला ये आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या होगा? वाटर स्प्लिट करेंगे, फिर O2 रिलीज होगा, और चौथे स्टेप पे आपका ये बनता है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताओ स्टेप में सीक्वेंसिंग, इसको ऊपर इसको नीचे ABCD करके आपको दे देगा। तो ये एक आपको सवाल में बन जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब ये डायग्राम आपके NCERT का है, और इसमें NCERT में देखो क्या हो रहा है। एक सुटेबल वेवलेंथ ऑफ सनलाइट आती है, आते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। और अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन को हमने जूम किया है, ये है PS2 और ये है PS1। सनलाइट आया और ये जो पार्ट ये दिखाया गया है, ये ल्यूमेन है। ये क्या है आपका? ल्यूमेन है। जबकि इसके बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन का साइट क्या हो जाएगा? ये ल्यूमेन कह सकते हो, या इसको हम क्या कह सकते हैं? थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन्स पे ये सारे काम हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला PS2 ने जब एब्जॉर्ब किया लाइट को, सूटेबल वेवलेंथ को, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते ही इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा। तो आप जल्दी से मुझे बताइए, प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक रिएक्शन कौन होते हैं? ठीक है, चलो, अब प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद ये भेज देंगे प्लास्टोक्विनोन के पास। ये सीक्वेंस थोड़ा सा हम आपको बता दें, सीक्वेंस थोड़ा सा आपको याद करना है। प्लास्टोक्विनोन, यहाँ से जो कि सवाल आता है, प्लास्टोक्विनोन क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर या प्रोटॉन कैरियर? तो प्राइमरीली एक प्रोटॉन कैरियर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को भी कैरी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फियोफाइटीन। प्राइमरी एक्सेप्टर का क्या हो जाएगा आंसर? फियोफाइटीन। देखो, अब ये अपने PQ प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को भी किसको दे देगा? साइटोक्रोम को दे देगा। फिर ये साइटोक्रोम अपने इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर दे देगा PC को, और फिर वापस चला जाएगा फोटोसिस्टम 1 के पास। यानी PQ फियोफाइटिन के पास से आया PQ के पास, PQ से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से PC से 700 यानी PS1 को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अब ये जो स्कीम है, ये इस तरह से जेड जैसा बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग जेड स्कीम या रेडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं। तो एक बार इसमें आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत डाउट्स हो, तो जो डाउट्स आपको अक्सर आता है तो एक बार पूछ लेना आप कमेंट में, या इंडिविजुअली भी आप पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है? ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हम लोग कहते हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ से ये जो ग्राफ दिया गया है, इस पे से आपको सवाल बन जाता है। कैसे कैसे सवाल बनेगा? ये आपको पूछ देगा क्या है, ठीक है, ये डैश दे करके छोड़ देगा, यहाँ पे A, यहाँ पे B लिख देगा, पूछेगा BA कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे वाटर वाला लिख देगा। तो जनरली एक बार में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर को तोड़ा जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को तोड़े जाते हैं, ठीक है। और फिर नॉन साइक्लिक में जैसे PS1 के पास आया इलेक्ट्रॉन, PS1 फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा FES के पास, FES से गया FD के पास, FD क्या करेगा? फाइनली स्ट्रोमा से NAD+ को उठाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स को यूज़ करते हुए वो क्या बना देगा? NADPH बना लेगा। और जो मेम्ब्रेन्स पे ट्रांसफ़र हुआ था PQ से लेकर के PC तक को, इसको हम ETC कहते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है? ATP। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बनाया गया कैसा है? नॉन साइक्लिक रिएक्शन से हम समझ सकते हैं। रिकैप करा रहे हैं, समझा पूरा तरह से हम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। हमारा टारगेट है 1 घंटे के अंदर इसको करना, तो इसलिए हमने आपको क्लास में अच्छे से समझाया। फिर भी आपको डाउट हो तो पूछ लेना, जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगे तो। चलो, तो देखो, एक बार में कितने वाटर्स को तोड़े जाते हैं?
2 वाटर के मॉलिक्यूल। आपके मन में आएगा सर यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये कैसा हो जाता है, नेसेंट। और नेसेंट ऑक्सीजन कैसा होता है, हाईली रिएक्शन करने योग्य होता है, इसीलिए हम एक बार में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। तो ये है 2 वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, PQ भी ल्यूमेन में ही H+ को ला रहा है, वहाँ पे भी बढ़ रहा है। NADP+ स्ट्रोमा में यूज़ कर रहा है 2 प्रोटॉन को, तो वहाँ पे घट रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे जाने अनजाने में ल्यूमेन में H+ बढ़ता जा रहा है, स्ट्रोमा में H+ घटता जा रहा है। तो वो क्यों होता है, आइए उसको देखते हैं। और इसी जगह पे क्या हो जा रहा है, O2 भी रिलीज़ हो जा रहा है। 2 आप लेंगे तो यहाँ से देखेंगे एक O2 मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसी को हम लोग नाम देते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, यानी सिंपल सा मतलब है सनलाइट की मदद से आप ATP बना दो, तो इसको हम नाम देते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसका 2 तरीका है, एक को हम नॉन साइक्लिक कहते हैं, दूसरे को हम साइक्लिक कहते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया। अब आइए क्विकली एक बार देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। नॉन साइक्लिक में क्या क्या बनता है, दोनों चीज़ बनते हैं, ATP और NADPH दोनों बनता है। नॉन साइक्लिक में दोनों के दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PS1 एंड PS2। पहले कौन काम करता है, PS2, फिर कौन काम करता है, PS1। तो यहाँ से आप अच्छे से डिफरेंस याद रखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। जैसे नॉन साइक्लिक की अगर हम लोग बात करें तो नॉन साइक्लिक में रिएक्शन सेंटर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, PS2 से, फिर PS1 में जाता है, दोनों इन्वॉल्व है। ATP बनता है, NADPH भी बनता है, O2 भी रिलीज़ होता है, जबकि साइक्लिक का आगे हम पार्ट देखने वाले हैं। तो जल्दी से आपका काम क्या है, जल्दी से मुझे आप व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक को एक बार रिकैप कर लो, कुछ दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। साइक्लिक में अगर हम लोग बात करें, ये कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा लेमेली। स्ट्रोमा लेमेली का मतलब क्या, एक ग्रेना ये रहा, दूसरा ग्रेना ये रहा, इन दोनों के बीच में ये जो है इसको हम स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। और इसमें एक ही टाइप का फोटो सिस्टम होता है जिसको PS1 कहते हैं। तो इसका साइड क्या हो गया, स्ट्रोमा लेमेली हो गया। और इस स्ट्रोमा लेमेली की अगर हम लोग बात करें तो कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, जब है एक तो एक ही इन्वॉल्व होंगे। तो क्या यहाँ पे साइक्लिक के दौरान ATP NADPH दोनों बनेगा, नहीं, सिर्फ क्या बनता है, ATP ओनली बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ATP ओनली। अब चूँकि इसका रिएक्शन सेंटर क्या हो जाता है, P700। अब जल्दी से मुझे यहाँ से बताओ, इसको हमने साइक्लिक क्यों कहा, कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये इसको अगर हम आपसे पूछे X दे करके, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से X क्या हो सकता है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, FES, FD। जवाब दे दिया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो चलिए हम जानते हैं ये टॉपिक आपको एक्चुअल में समझाना क्या चाहता है। NCERT में अगर हम लोग बात करें तो 2 जगह ये सेम टॉपिक दिया है, पहले इसी चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में, फिर दूसरा दिया है रेस्पिरेशन में। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था उनका नाम है पीटर मिचेल। किसने दिया था, पीटर मिचेल ने। ये क्या बताता है एक्चुअल में, ये आपको बताता है किस तरह से ATP बनते हैं, दुनिया में ATP बनने के कितने तरीके हैं। तो दुनिया में अगर हम ATP बनने की तरीके की बात करें तो 3 तरीका है। पहले को हम नाम देते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरा है फोटो फॉस्फोराइलेशन, यानी फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। और तीसरा है हमारे पास में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 तरीके हैं हमारे पास ATP बनने के। इसी तरीकों को समझाया गया है पीटर मिचेल के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। यहाँ पे इस चैप्टर में किसके बारे में, चूँकि ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से, तो इसके बारे में आपको बताएगा। केमी ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन, ये कहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इस चैप्टर में और अगले रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। अब आपसे यहाँ से पूछेगा रिक्वायरमेंट, यहाँ से सवाल आता है रिक्वायरमेंट, क्या क्या ज़रूरत है एक मेम्ब्रेन, और यहाँ पे कैसा मेम्ब्रेन होना चाहिए, एयर टाइट मेम्ब्रेन। दूसरा प्रोटोन पंप, क्या होना चाहिए, प्रोटोन पंप होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोटोन ग्रेडियंट होने चाहिए। और आपके पास में ATP सिंथेटेज यानी ATP की मशीनरी, केमी ऑस्मोटिक को चलाने के लिए 4 चीज़ चाहिए, एन एयर टाइट मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, ATP मशीन, प्रोटोन ग्रेडियंट। तो देखो ये मेम्ब्रेन हमें कहाँ से मिल गया, ये रहा थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन। तो पहली ज़रूरत हमारी पूरी हो गई। दूसरा प्रोटोन पंप जो कि क्या है हमारा PQ को हम प्रोटोन पंप कह सकते हैं, प्रोटोन ग्रेडियंट। और चौथा है ATP सिंथेटेज, ये वाली जो मशीन है इसको हम ATP सिंथेटेज या ATP मशीनरी कहते हैं। अब हमारे पास सवाल आ जाता है कि ये प्रोटोन ग्रेडियंट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे
ल्यूमेन है, लगातार वाटर टूट रहा है तो लगातार H+ का आयन बढ़ता जा रहा है। ये आपके प्लास्टोक्विनोन से लगातार H+ यहाँ से भी आते जा रहे हैं। तो पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये, और कंपैरेटिवली ये देखो H+ को यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे कम हो रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे H+ का नंबर इस जगह पे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे H+ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या हो जाएगा, आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए वापस प्रोटॉन को हम इधर से जब वापस भेजेंगे स्ट्रोमा में, तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी सिंपल सा मतलब है, आपको याद क्या रखना है, केमियोस्मोटिक 4 चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरा ग्रेडियंट हम 3 तरीके से जनरली बनाते हैं, 1 2 3 तरीके से, और फिर हम इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इसी पूरे मैकेनिज्म को नाम दिया जाएगा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये देखो कैसे कैसे ग्रेडियंट जन रहा है, वाटर के टूटने से, ठीक है, और प्लास्टोक्विनोन आपका ला रहा है, ठीक है, और तीसरा तरीका आपके पास क्या है, NADP+ यूज़ कर रहा है। चलो, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फोटो सिस्टम से, वहाँ से ये जो फाइनली हमारे पास ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, ल्यूमेन। ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और स्ट्रोमा में H+ का कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन पंप के यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये ATP के थ्रू प्रोटॉन्स को बाहर भेज दिया जाएगा और ATP आपको बना दिया जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा इस जगह पे NADPH को, तो उसको हम नाम देते हैं NADPH रिडक्टेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब फाइनली हमने क्या देखा, प्रोटॉन इन स्ट्रोमा घटा दिए गए, किसके कंपैरिजन में, ल्यूमेन के कंपैरिजन में। अब क्या होगा, इस प्रोटॉन के ग्रेडियंट को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ गया ल्यूमेन में, इसको तोड़ करके वापस स्ट्रोमा में बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास जो ज़रूरत है उसका नाम है ATP सिंथेटेज एंजाइम, और मशीन का नाम है ATP सिंथेटेज। ये जो मशीन है आपका 2 तरह का है, एक देखो ये है और दूसरा ये है। इसको हम लोग नाम देते हैं, गोला सा है तो इसको याद रखना CF1 हेड, क्लोरोप्लास्ट में है इसीलिए C लगा हुआ, F1 हेड, और इसको हम लोग नाम देते हैं टेल, और इसका क्या नाम है, CF0। तो ये आपको सवाल पूछता है लेबल करके F1 F0, तो यहाँ से एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है, ये वाला सवाल आपसे पूछता है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, तो ये ATP सिंथेटेज मशीनरी में 2 चीज़ें, F0 जो कि किस में एम्बेडेड है, मेम्ब्रेन्स में एम्बेडेड है, जबकि F1 ये कहाँ पे मौजूद है, आउटर सरफेस पे मौजूद है। और ये जो F1 है ये कुछ इस तरह से, अभी हम डायग्राम दोबारा दिखाइए, इसमें क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है और हर 4 प्रोटॉन के ट्रांसफ़र होने पे एक ATP बन जाता है। हेड क्या होता है, जैसे ऐसे हेड है तो एकदम ऐसे घूम जाता है, घूमने को हम लोग कन्फर्मेशनल चेंज कहते हैं। और इसी 4 प्रोटॉन के ट्रांसफ़र होने से कितनी ATP बन जाती है, एक ATP। पुरानी NCERT में यहाँ पे गलती दिया गया था, 2 प्रोटॉन्स था, तो वो अब सही कर दिया गया है, तो इसको आप देख लेना ढंग से, ठीक है। अब देखो, अब ये जो एनर्जी है यूज़ होगा और ATP सिंथेटेज के थ्रू फाइनली क्या बन जाएगा, हमारे पास ATP बन जाएगा। कितने प्रोटॉन्स पे, 4 प्रोटॉन्स पे कितनी ATP, एक ATP, तो 40 प्रोटॉन पे कितने हो जाएंगे, तो 10 ATP। इस तरह से आपसे नंबर को पूछा जा सकता है। चलो, अब यहाँ से हमारे पास में नेक्स्ट फेज़ है जिसको हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट का नाम था ब्लैकमैन, तो इसीलिए हम लोग इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, ब्लैकमैन्स। अगर हम लोग साइट की बात करें तो साइट इसका क्या है, अंधेरा होता है, तो आपको किसकी याद आती है, माँ की, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसमें होता क्या है, ATP और NADPH का यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, शुगर को बनाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा हमारे पास में कौन से प्लांट है। तो नेचर में जनरली हमारे पास 3 तरह के प्लांट हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग C3 C4 और आपके पास कैम प्लांट है। तो उन्हीं के थ्रू किसमें किस तरह का मैकेनिज़्म बनता है उसी को हम लोग नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। तो एक बात आपको पहले ही बता दें, C3 साइकिल हर एक टाइप के प्लांट में होता है। आइए बाकी देखते हैं। चलो, ये क्या लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, नहीं, लेकिन क्या बिना लाइट के चल सकता है, ये भी बिना लाइट के नहीं चल सकता। लाइट ड्रिवन प्रोसेस है, बट डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, CO2 और वाटर कंबाइन होकर के इसमें क्या बनेगा, शुगर बनेगा। यानी क्या बनने वाला है, C6H12O6, यानी क्या बनने वाला है,
तो यहाँ पे आपके ग्लूकोज बनने वाले हैं। ठीक है, अब ये दो तरह से हो सकते हैं। नेचर में 90% से ज़्यादा प्लांट क्या है, C3 प्लांट है, और C3 प्लांट में ये प्रोसेस को डिस्कवर किया गया था मेल्विन केल्विन के द्वारा। उसी को हम लोग नाम देते हैं C3 साइकिल या मेल्विन केल्विन साइकिल। यहाँ पे हमने आपको डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ कहानी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो जल्दी से मुझे बताओ, पूरी की पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी किस चीज़ को ढूंढने में लग गई थी और फाइनली उनको क्या मिला था जिसकी वजह से आज जो बॉटनी का रिसर्च फील्ड है इतना पीछे क्यों है। तकरीबन सिर्फ इस वजह से हमारी जो बॉटनी की रिसर्च फील्ड है वो 50 साल तक पीछे चली गई थी। आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा क्या होता है, C4। अब देखो C3 या C4 में हम आपको आगे डिफरेंस बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल नाम क्या है, जिनके यहाँ जो भी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे आपने देखा है कि घर में अगर कोई नया कपल है, उसके यहाँ पे जो बच्चा होता है, उसमें सपोज मान लो उस बच्चे का नाम एक्स है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओ एक्स की मम्मी, या मान लो किसी का नाम चिंटू है तो चिंटुआ की मम्मी, ऐसे करके हम लोग बोलने लगते हैं, या चिंटुआ के पापा। तो यानी वैसे यहाँ पे है C3 का फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए उसका नाम है C3 पाथवे, जबकि C4 का 4 कार्बन का होता है, इसीलिए उसका नाम है C4 पाथवे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब C3 पाथवे की बात करें, दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है हर किसी में देखने को मिलेगा 3 स्टेप में होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। आइए देखते हैं क्या होता है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। RUBP आप जानते हैं, हमने आपको बताया था, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या याद रखना है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन से याद रखेंगे। RUBP 5 कार्बन का है, CO2 1 कार्बन का है। कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन। 6 कार्बन अब टूट जाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ, 2 मॉलिक्यूल है यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। RUBP में 5 कार्बन में 1 कार्बन जुड़ा, 6 कार्बन हो गया, और वो 6 कार्बन 2-3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट गया, जिसका नाम है ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ से ग्लिसरिक एसिड में इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या नाम है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलेशन हो गया। दूसरे स्टेप में क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, आप हमेशा याद रखेंगे, एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है। एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड ग्लिसरिक एसिड क्या क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, 3PgAl। कितने मॉलिक्यूल, 2। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। फिर वापस से 3 कार्बन गुना 2 6 कार्बन, ये वापस से रीजनरेट होकर के क्या बन गया, 5 कार्बन का। अब आपके मन में आया सर 6 कार्बन था, यहाँ 5 कार्बन का बना, तो क्या हो रहा है, 1 कार्बन हर बार इस साइकिल से रिलीज हो रहा है, और यही 1 कार्बन हर बार 6 बार निकलेगा, तब जा कर के 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइकिल क्या बता, देखो RUBP 5 कार्बन का, CO2 जुड़ा, 6 कार्बन टूट गया, 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हुआ एल्डिहाइड, 6 कार्बन अभी भी मौजूद है। फिर जब ये वापस से RUBP बना 5 कार्बन वाला, तो 1 कार्बन यहाँ साइकिल से बाहर आ जाता है, और यही चल के आगे ग्लूकोज बनाएगा। तो ऐसे साइकिल 6 बार चलते हैं, तब जा कर के क्या बनता है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यानी 1 ग्लूकोज बनाने के लिए ये केल्विन साइकिल कितनी बार चलनी होगी, 3 बार। कोई दिक्कत। अब देखो, इस दौरान 1 मॉलिक्यूल में 1 ATP बन रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 ATP, यहाँ से 1 ATP यूज़ हो रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 ATP हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे, सॉरी, यहाँ पे 1 ATP, यहाँ पे 2 ATP, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 2 NADH। तो यहाँ हमने क्या देखा, 2 ATP 1 ATP, 3 ATP एक साइकिल में यूज़ हुआ, तो 6 बार साइकिल चलेगा, 3 ATP गुना 6, कितना ATP लग जाता है, 18 ATP। कितना लगेगा, 18। अब देखो 2 NADH एक साइकिल में, साइकिल कितनी बार, 6 बार, 2 NADH गुना 6, तो कितना लग गया, 12 NADH। तो यही सवाल है जो एकदम पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन एक बार आप अच्छे से थोड़ा सा हम रटने के बजाय आप नंबर ऑफ़ कार्बन पे अगर इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। तो एक बार नंबर ऑफ़ कार्बन से पढ़ के ट्राई करना।
चलो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले क्या था, RuBp, जो कि कितने कार्बन का कंपाउंड था, 5 कार्बन का कंपाउंड था। CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर, तो यहाँ से सवाल पूछता है C3 साइकिल का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का, कौन था, RuBp। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने कार्बन का था, 3, इसीलिए साइकिल का क्या नाम है, C3 साइकिल, या इसी का क्या नाम होता है, केल्विन साइकिल नाम है। ठीक है, चलो अब यहाँ से फर्दर इसके बाद हमारे पास इस पूरे को प्रोसेस को ज़रूरत के लिए हमारे पास क्या चाहिए था, रुबिस्को। रुबिस्को की अगर हम लोग बात करें तो इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंडिंग की क्षमता होती है, ऑक्सीजन से भी बाइंडिंग करने की क्षमता होती है, जिसका कि इंपॉर्टेंस आगे फोटो रेस्पिरेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ नेक्स्ट ये पॉइंट याद रखना, रुबिस्को दुनिया का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस होके 2-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाए, जिस दौरान 2 ATP 2 NADPH यूज़ होता है। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिडक्शन। अब ये चूँकि पूरा प्रोसेस 6 बार चलेगा तो ये नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा स्टेप है रीजनरेशन ऑफ RuBp, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड था, 6 कार्बन का 3 कार्बन के 2 6 कार्बन में से 1 कार्बन हर बार 1 कार्बन लेफ्ट द साइकिल, साइकिल को रिलीज छोड़ेगा और यहाँ से क्या बनाने चला जाएगा, ग्लूकोज बनाने के लिए चला जाएगा, और फिर ये 6 बार घूमेगा तब कहीं जा कर के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन पाता है। कोई दिक्कत? चलो तो यहाँ से देखो कितनी, एक बार में 1 CO2, तो 6 बार साइकिल चल रहा है, नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा, नंबर ऑफ साइकिल कितनी बार चलने हैं, 6 बार चलने हैं। तो देखो एक बार में 1 CO2 तो 6 बार में 6 CO2, ठीक है। एक बार में 3 ATP तो 6 बार में 18 ATP, एक बार में 2 NADH तो 6 बार में 12 NADH। तो इन सब में क्या बनने वाला है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके पास में बनेगा। अब मुझे सवाल का जवाब देना, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको बनाने हैं, जल्दी से कमेंट में जवाब देना, आपको बनाने हैं 2 ग्लूकोज, तो आप ATP कितना खर्च करेंगे, ATP कंज्यूम कितना होगा ड्यूरिंग रिडक्शन ओनली। चलिए जल्दी से कमेंट में जवाब, इसका जवाब ऐसे लिख करके देना, 3 का आंसर आप लिख करके जवाब देना कितना लगेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट है C4 पाथवे। अब आपके मन में आएगा सर C3 प्लांट दुनिया के लगभग 90% से ज़्यादा प्लांट में देखने को मिलता है, 99% तक भी देखने को मिल सकता है, तो फिर C4 पाथवे क्यों? तो देखो अब C4 पाथवे का डिस्कवरी होना इसीलिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसे प्लांट थे जो कि एक्सेस टेम्परेचर में रहते हैं, वो इतनी ATP का लॉस नहीं सह सकते थे। यानी ATP की अगर हम लोग बात करें तो देखो C3 में 18 लग रहा था, अब इनके पास में ऐसा था, देखो सबका गेम है रुबिस्को पे गेम आता है, किस पे गेम है, रुबिस्को पे। रुबिस्को के पास हमने आपको बताया CO2 भी बाइंड कर सकता है, O2 भी बाइंड कर सकता है। अगर रुबिस्को से O2 बाइंड कर गया तो ये वेस्टफुल प्रोसेस चलाएगा, और CO2 बाइंड करेगा तो ही ग्लूकोज बनाएगा। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करे, क्योंकि ये बहुत वेस्टफुल प्रोसेस आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो भगवान ने जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनमें ये पाथवे स्पेसिफिकली अलग से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप 4 प्लांट का बस नाम याद रख लेंगे, मेज, शुगरकेन, एमरैंथस एंड सॉर्गम। आपका सिलेबस इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में। ये C3 पाथवे चलाएंगे ही, बिना C3 का दुनिया में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इनके जो सेल्स हैं वो 2 तरह से डिवाइडेड हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं क्रेंज। क्रेंज का मतलब होता है ताज। इनका क्या है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये है इनकी मेसोफिल सेल, और इसको हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल। अब ओवरऑल टारगेट हमारा क्या है, ऑक्सीजन से बाइंड करने ना पाए तो हम क्या करते हैं, रुबिस्को को यहाँ छिपा देंगे। रुबिस्को को कहाँ छुपा देंगे, बंडल शीथ सेल में। और ये वाला परमिएबल है O2 CO2 हर किसी के लिए, लेकिन इसको हम किसी के लिए भी परमिएबल नहीं बनाएंगे, और फिर हम जाने अनजाने में जानबूझ करके सिर्फ इसको क्या देंगे, CO2 देंगे। तो इस प्रोसेस से क्या हो जाएगा, C4 प्लांट का रुबिस्को मजबूर हो जाएगा CO2 से बाइंड करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इस अरेंजमेंट को क्रेंज एनाटमी या रेथ एनाटमी भी कहा जाता है, रेथ, ठीक है। इनमें क्या होता है, तो आइए देखते हैं। आपसे सवाल पूछे इन दोनों में दीवारें किसकी मोटी हैं,
तो बंडल शीथ सेल की, किसकी? बंडल शीथ। ये क्या है? मीजोफिल। इसमें कौन सा एंजाइम ज़्यादा है? तो पेप्केज एंजाइम ज़्यादा है। इसमें कौन सा एंजाइम ज़्यादा है? रुबिस्को। सारे रुबिस्को को नीचे यहाँ पे डाल दिया गया है। तो आपसे सवाल पूछेगा C4 साइकिल में C3 कहाँ चलता है? तो बंडल शीथ में चलेगा। क्या ये किसी भी गैस के लिए परमेबल है? नहीं। ये किसके लिए परमेबल है? हर किसी के लिए परमेबल है। यहाँ पे पहला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? PEP होता है, जो कि 3 कार्बन का है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनता है? 4 कार्बन का, इसलिए इसका नाम C4 साइकिल है। आइए हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे याद रखें, लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरोप्लास्ट होते हैं और जिनकी जो दीवारें हैं थिक होती है, इम्परमिएबल टू गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है। दूसरा, अब इसको H.N. स्लेक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। जैसे C3 को डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने, तो इसको H.N. स्लेक ने डिस्कवर किया, तो इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं H.N. स्लेक साइकिल। अब वहाँ पे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का था, 5 कार्बन का था, और फर्स्ट बनने वाला प्रोडक्ट 3 कार्बन का था। यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट एक्सेप्टर CO2 3 कार्बन का, जिसका नाम है PEP। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुविक। ठीक है, ये 3 कार्बन का है। ठीक है, और इसको चाहिए एंजाइम पेप्केज, और पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। तो चिंटुआ बनेगा, तभी तो क्या कहलाएंगे? चिंटुआ की मम्मी या पापा। तो यानी आपको C4 कहने के लिए 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ से एक बार इसके स्टेप्स की हम लोग बात करें तो देखो, यहाँ से CO2 आएगा, PEP से बाइंड करेगा और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेलिक में बदल गया, मेलिक वापस आएगा नीचे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिलीज करेगा, तो 4 कार्बन में से 1 कार्बन लॉस हुआ, तो कितना कार्बन? 3 कार्बन का हो गया, और फिर ये बन जाएगा पायरुविक एसिड। क्या बनना लगेगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आएंगे ऊपर और फिर ये रीजनरेट हो जाएंगे PEP में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो एक बार जल्दी से मुझे, आपको ध्यान में है या नहीं, अब हम यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता सकते, आप जल्दी से मुझे देख के बताओ कि किसी को इसमें दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली पूछो, और जल्दी से डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल मुझे लिख करके बताओ। लिख लिए हो? चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या सवाल अक्सर आपको पूछे जाते हैं। हमने आपको समझा दिया, अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला, C4 एसिड बनता है, जिस एसिड का क्या नाम है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और फिर ये नीचे यानी यहाँ से बनते हुए घूमते हुए टारगेट है यहाँ पे जो आपका मौजूद है रुबिस्को, उसको सिर्फ CO2 देना। ठीक है, क्या टारगेट है? CO2 देना। तो इतनी सारी जो घटनाएं हो रही है वो सब रुबिस्को को CO2 देने से, और फिर आपको C3 साइकिल यहीं पे चलानी है। तो C3 साइकिल कहाँ चलता है? बंडल शीथ सेल में। चलो, अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये चीज़ याद रखेंगे, रुबिस्को किस में ज़्यादा है? बंडल शीथ सेल में, जबकि PEP किस में ज़्यादा है? पेप्केज किस में ज़्यादा है? तो मीजोफिल सेल में ज़्यादा है। ठीक है, चलो C3 साइकिल की बात करें तो किस में चलेगा? मीजोफिल सेल या बंडल शीथ सेल? बंडल शीथ सेल में। चलो नेक्स्ट, इनको क्रेंजेनाटमी कहते हैं, ये एक्सेसिव टेम्परेचर पे रह सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब देखो हमने क्या किया है, पूरी की पूरी जो घटनाएं हो रही थी सब रुबिस्को को बचाना था ऑक्सीजन से, रुबिस्को को सिर्फ और सिर्फ देना था CO2। यानी रुबिस्को अगर ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा कभी भी, तो क्या कभी भी फोटो रेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे तो इनमें फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं होता है, इसीलिए इनकी जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी हाई होती है। इसलिए आपने देखा होगा गाँव में, बिहार में स्पेसिफिकली, गन्ने की खेती किसान खुद से करता है, मक्के की खेती किसान खुद से करता है। गन्ना हो, मक्का हो, इनमें किसानों को बहुत प्रॉफिट होता है क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? काफ़ी हाई होती है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा पास में है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जब आपका रुबिस्को किससे बाइंड कर जाए? O2 से बाइंड कर जाए, तो एक बर्बाद प्रोसेस चलता है और उस बर्बाद प्रोसेस को नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी जब आपका रुबिस्को O2 से बाइंड कर जाए, ठीक है, रुबिस्को हैव जनरली क्या होता है? ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। ठीक है, तो लेकिन
जब आपका O2 से बाइंड कर जाए तब यहाँ पे बर्बाद प्रोसेस चलेगा, जिस प्रोसेस का क्या नाम है, रोबिस्को नाम, मतलब जिस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या ATP बनता है लेकिन इफेक्टिवली नहीं बनता, ऊपर से क्या होता है, कार्बन का लॉस भी हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग इसको फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज वेस्टफुल प्रोसेस, पूरी तरह से ये एक बर्बाद प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या इसमें से रखना है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल है, एक तो कार्बन का लॉस कराता है और साथ में ATP भी उतना नहीं बनाता है। फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा मुझे बताओ आखिरकार कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपको याद रखना है, कितने ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं, ये 3 ऑर्गेनेल्स। ये आपसे 2 सवाल पूछेगा। पहला, रुबिस्को जब ऑक्सीजन से बाइंड करे तो क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। किस में है, C3 में। क्या C4 में, बिल्कुल भी नहीं है। और क्या है, दूसरा कौन कौन सा साइट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट। यही बस 3 सवाल फोटो रेस्पिरेशन से काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला जो पॉइंट है C3 और C4 का, एक बार आप देख लीजिए जल्दी से, कुछ मुझे बताएंगे कुछ डिफरेंस है। तो आइए हम आपको एक डिफरेंस यहाँ से थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ देखें, इस जगह पे हमेशा 2 ATP यूज़ होता है। अब देखो इसको चलाने के लिए कितनी साइकिल चाहिए, 6 चाहिए। अब इस दौरान रीजनरेशन में 2 ATP एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। यहाँ रुबिस्को में कितना, 18, 6 बनाने के लिए था, तो इसको भी 6 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 12 और लग जाएगा। 18 पहले से इसमें लग रहा था, 12 इसमें लग रहा था। तो C4 में नेट ATP कितना लगता है, 30 ATP लगता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में याद रखना है। तो आओ चलो देखते हैं। C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस सिर्फ मेसोफिल बंडल से नहीं होता है, इनमें दोनों पाए जाते हैं। क्रेंज एनाटॉमी C3 में नहीं होता है, इनमें होता है। इसका रुबिस्को जो कि कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, प्राइमरी एक्सेप्टर। इसका प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, 3 कार्बन का है। इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, 3। देखो 3 वाले का फर्स्ट स्टेबल 3 है लेकिन CO2 एक्सेप्टर 5 है। 4 वाले का फर्स्ट स्टेबल 4 है लेकिन CO2 एक्सेप्टर 3 है। ये बहुत भूलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एक ही टाइप का ग्रेनल्स होते हैं जिनमें इनमें बहुत सारे डाइमॉर्फिक होते हैं, जिसको मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल कहते हैं। और जो मेसोफिल्स हैं उनमें कभी कभी ग्रेना नहीं भी देखने को मिलता है। इनमें क्या फोटो रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल होता है। क्या इसमें होता है, बिल्कुल नहीं होता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 डिग्री है, इसका 35 से 40 डिग्री तक, 45 डिग्री तक होता है। फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट है, ये मोर एफिशिएंट है। ATP, नंबर ऑफ ATP की बात करें तो इसमें कितना है, 18, और इसमें कितना ATP होता है, 30 ATP यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस के फॉर्म में याद रखना। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो एक सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और हम लोग गलती करते हैं, क्या क्या, वो गलती को हम आपको बताते हैं। देखो फैक्टर्स 2 तरह से हो सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब प्लांट के अंदर का मामला है। अंदर का मामला मतलब प्लांट में कितने नंबर ऑफ क्लोरोफिल है, नंबर साइज है लीफ की, एज क्या है, सब में डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, इस पे सवाल अच्छा खासा बनता है। तो आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे सनलाइट, जैसे टेम्परेचर, जैसे CO2, जैसे वाटर। तो जो अक्सर सवाल आता है इन 2 पॉइंट से सबसे ज़्यादा सवाल आपको पूछता है, ये सनलाइट वाले पे और CO2 वाले पे। तो आइए देखते हैं क्या सवाल पूछता है। सनलाइट वाले को समझाने की कोशिश करी गई थी ब्लैकमैन्स के द्वारा, जिसको कहा जाता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये लॉ सिंपल सी बात क्या कहता है, जैसे मान लो आपको चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। दूध, चीनी, चाय पत्ती, जो भी आपको चाय बनाने के लिए चाहिए, उसमें जो सबसे कम या सबसे जो स्लो चलता है वही आपके रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। तो ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर ने कहा कि जैसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी है CO2, ज़रूरी है वाटर, ज़रूरी है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल को छोड़ दिया जाए। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नली ज़रूरी है CO2, वाटर और सनलाइट का। तो अब इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर के तरह काम करेगा। ये इनका लिमिटिंग फैक्टर्स के थ्रू समझाया गया है। बस इतनी सी बात है। और आपको याद क्या रखना, बस ये ईयर याद रखेंगे। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज गिवन इन द ईयर 1905। इसमें क्या है, पहला फैक्टर है एक्सटर्नल में लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की ड्यूरेशन,
ये सब के सब फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो जैसे जैसे अर्ली मॉर्निंग से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, सनलाइट बढ़ता जा रहा है, फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है। एक समय के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट। अब कितना भी दोपहर हो जाए और धूप निकलता चला जाए, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। एक समय के बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये जो ग्राफ बनाया है, कब कहा जा रहा है? लीनियर कब है? जब शुरू में है। किसके लिए? चाहे लाइट कह लो चाहे CO2 के लिए, लीनियरली शुरू में, लेकिन एक समय के बाद फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ से हम इसको, ये वाला पॉइंट से क्या सवाल आता है इसको देखो, हम थोड़ा समझाते हैं आपको। देखो हमने बोला 100 यूनिट सन से लाइट आ रहा था। आप जानते हैं इसमें से फोटोसिंथेसिस के योग्य कितने हैं? सिर्फ 50 हैं, 50%। ठीक है, इस 50% में अगर हम लोग बात करें तो 2 से 10% प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट किसका 2 से 10 यूज़ करता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का सिर्फ 2 से 10% यूज़ करता है। तो टोटल सनलाइट का कितना यूज़ करेगा? 1 से 5%। तो यहाँ से आपसे सवाल बनता है, तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे। तो जितना भी टोटल सनलाइट है उसका फोटोसिंथेटिक करने योग्य कितना है? 50%। उसमें से प्लांट यूज़ एक्चुअल में कितने करती है? सिर्फ 1 से 5 टोटल का और 2 से 10 PAR का। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम आपको लाइट के बारे में पूछे, जैसे आपको सवाल में दे दे एट लो लाइट इंटेंसिटी। देखो प्लांट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लाइट। सबसे पहला CO2, वाटर और लाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लाइट। अगर लाइट प्लांट को मिल गया तभी कोई दूसरा चीज़ लिमिटिंग की तरह काम कर सकता है। अगर वर्ड आपको जब भी सवाल में आ जाए लो लाइट, तो हर बार लिमिटिंग फैक्टर में आंसर क्या मारेंगे? लाइट। क्यों? क्योंकि प्लांट की पहली प्रायोरिटी है लाइट पूरी होनी चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे चीज़ की। तो अगर जब भी सवाल में लो लाइट इंटेंसिटी आ जाए तो लिमिटिंग फैक्टर वहाँ पे कौन हो जाएगा? लाइट होगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं CO2 का। चलिए अब CO2 की बात करें तो 100 बार में अक्सर हमने क्या बोला? प्लांट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लाइट, लेकिन प्लांट में लाइट रेयरली एक्ट करता है लिमिटिंग फैक्टर की तरह। भले ज़रूरी है लेकिन हमेशा मिल जाता है, क्योंकि टोटल सनलाइट का 1 ही % काफ़ी हो जाता है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है, जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स या कुछ ऐसे प्लांट जो हमेशा ही छाँव में रहते हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ लाइट लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करता है। यानी ज़्यादातर हर 100 बार में 90 बार कौन करता है? CO2 करता है। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट में CO2 कितना है? 0.3 to 0.4%। यानी अगर हम इसको निकाल के देखें तो एनवायरनमेंट में हमारा CO2 है 380 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अगर हम बात करें C4 प्लांट की ज़रूरत की रिक्वायरमेंट, इसको कितना ज़रूरत है? 360 का, जबकि C3 को कितना रिक्वायरमेंट है? 450 ppm का। तो आप यहाँ से ओवरऑल ये डाटा बस याद रख लो, इतना काफ़ी है। एनवायरनमेंट में है 380, तो वो कौन से ऐसे प्लांट है जिसको कभी CO2 की कमी नहीं होने वाली है? वो आंसर क्या है? C4 प्लांट। क्यों? क्योंकि C4 को चाहिए ही 360, एनवायरनमेंट में हमेशा से मौजूद है 380। तो किसके लिए लाइट हमेशा, CO2 हमेशा लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा? वो है आपका C3 प्लांट। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरतें हैं 450। तो आपसे सवाल पूछे सर क्या होगा एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दे, CO2 बढ़ा दे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, एक लिमिट तक, क्योंकि बाकी फैक्टर्स फिर से वहाँ पे क्या हो जाएंगे? दिक्कत कर जाएंगे और फोटोसिंथेसिस फाइनली घट जाएगा। तो ये 3 डाटा, एनवायरनमेंट में कितना है? 380, जो कि कितना 0.03 to 0.4% को निकालेंगे तो 380 चाहिए। C4 को 360, C3 को 450। इसीलिए मेजरली लिमिटिंग फैक्टर की तरह कौन काम करता है? CO2 ही काम करता है। तो याद रखेंगे कब? एट हाई लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी दे देगा, यहाँ ये लाइन देखो, एट लो लाइट इंटेंसिटी C3 एंड C4 प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2। इसका मतलब लो लाइट है तो प्लांट को पहली ज़रूरत लाइट है। फिर अब हाई हो जाए तो कौन काम करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए? लिमिटिंग फैक्टर का CO2 काम करेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो यही लिखा गया है। C4 को कितनी चाहिए? 360, C3 को कितना चाहिए? 450, एनवायरनमेंट में कितना है? 380, एनवायरनमेंट में कितना है? 380। तो किसके लिए CO2 कभी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं कर सकता है? आंसर है C4 प्लांट के लिए।
चलिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ से बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, एंजाइमेटिक, यानी टेम्परेचर कम हो गया तो एंजाइम ढंग से काम नहीं करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी एंजाइम्स, चूँकि प्रोटीन्स का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है तो टूट जाएंगे तो भी काम नहीं करेंगे, इसलिए एंजाइम ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अब C4 के लिए अभी हमने आपको बताया था 35 से 45 डिग्री अच्छा खासा है, इसके लिए 25 से 30 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट, अगर वाटर की बात करें तो क्या वाटर डायरेक्टली इफेक्ट करता है, आंसर इज़ नो। वाटर की कमी से क्या होगा, लीफ मुरझा जाएंगे, लीफ मुरझा जाएंगे तो लीफ का एक्सपोजर पार्ट कम हो जाएगा, CO2 कम आने लगेगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, CO2 कम आएगा, सनलाइट कम एब्जॉर्ब करेगा, तो फाइनली फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, घट ही जाएगा विल्ड स्लिप्स में। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करा दिया। बाकी हमको पता है कि आपको कुछ डाउट्स आते हैं ज़्यादातर नॉन साइक्लिक रिएक्शन वाले पार्ट में, C4 साइकिल वाले पार्ट में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे सब लोग कमेंट करेंगे, हम दोबारा से आपको स्पेसिफिकली सिर्फ नॉन साइक्लिक रिएक्शन या स्पेसिफिकली सिर्फ C4 साइकिल को हम दोबारा से आपको अलग से एक 2 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का वीडियो बना करके समझा देंगे। बाकी अगर और भी डाउट है तो थोड़ा लंबा 10 मिनट का वीडियो बना के समझा देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।